जय हिंद प्यारे साथी हूँ। स्वागत है आप सभी का झारखंड माटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड सीजीएल या तो अन्य जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए जनरल साइंस। यहाँ पे जनरल साइंस के आज हम लोग बात करने हैं पार्ट 2। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं पहले सवाल पे। आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ से लगने वाले बल को क्या कहा जाता है। तो पानी के ऊपर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं? उसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। बता दें कि उत्प्लावन बल होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने जरूर पढ़ा होगा, जहाँ पे आर्किमिडीज साहब ने कहा था कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में मान लेते हैं, यहाँ पे द्रव भरा हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक कोई वस्तु है ना। कहता कि वस्तु जब कोई द्रव में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जब डूबता है ना, डुबोई जाती है, तो उसके भार में कमी आभास होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप पानी में कोई भारी वस्तु को उठाएंगे तो वहाँ पे ताकत कम लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने कहा कि भार में यह आभासी कमी जो होता है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को हम लोग जो वो आर्किमिडीज के सिद्धांत में हम लोग पढ़े थे, और उत्प्लावन बल हम लोग वहीं पे पढ़ते हैं, है ना। उत्प्लावक बल दरअसल क्या होता है कि द्रव में डूबी हुई किसी पिंड के आयतन और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, उत्प्लावन बल मुख्य रूप में द्रव में जो भी पिंड है, यानी जो वस्तु डूबा हुआ है, उसके आयतन और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है कि द्रव का घनत्व कितना है ना। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर में आपने देखा होगा कि बर्फ जो है वो पानी में तैरता है। बर्फ जो वो पानी में तैरता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व जो होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है। तो निम्न घनत्व के कारण से ही बर्फ जो है वो पानी में क्या होता है? तैरता है। तो जिसका घनत्व कम होगा पानी से वो पानी में तैरेगा, जिसका घनत्व पानी से अधिक होगा वो क्या होगा कि जल में डूब जाएगा। तो ये दोनों कंसेप्ट आपने अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उत्प्लावन बल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एकाइनोडर्मेटा समूह के प्राणी विशेष रूप से कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एकाइनोडर्मेटा। अब एकाइनोडर्मेटा बात करें तो यहाँ पे जब आप प्राणी विज्ञान पढ़ते हैं, है ना, प्राणी विज्ञान जब आप पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम, तो वहाँ पे क्या है कि आप जंतु जगत के कई सारे वर्गीकरण किया गया है, कई अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। उसी में से एक संघ आता है आपका एकाइनोडर्मेटा। क्या होता है एकाइनोडर्मेटा? तो इस संघ के जो भी जंतु होते हैं वो सभी समुद्रों में रहते हैं, है ना। ये सभी समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये सभी जो जीव होते हैं वो समुद्री जीव होते हैं। इस संघ के सभी जंतु समुद्री जीव होते हैं। जल संवहन तंत्र इसमें पाया जाता है। ठीक है, प्रचलन, भोजन ग्रहण करने हेतु नालपाद होते हैं जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता है और पुनर्उत्पादन की विशेष क्षमता इनमें होती है। उदाहरण के स्वरूप अगर बात करें तो जेली फिश आपने सुना होगा, सेल फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, हेग फिश, रेजर फिश, ब्रिटिल स्टार। दरअसल ये फिश नहीं है ना, ये एक समुद्री जीव रूप में जाने जाते हैं। ये सभी आप समुद्री जीव के रूप में जानते हैं हम लोग, है ना। ये सभी समुद्री जीव है, ना कि कोई मछली है। ठीक है, तो ये सभी समुद्री जीव एक अलग है, जिनका नाम में जो है वो फिश जुड़ा हुआ है, चाहे वो जेली फिश हो, स्टार फिश हो। कई बार पूछा जाता है कि जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, हेग फिश ये किस संघ के जंतु हैं या किस संघ के प्राणी हैं? तो याद रखिएगा एकाइनोडर्मेटा संघ से संबंधित है। उसी में आप लोग एक आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, कार्डेटा, मोलस्का जैसे एल्केनमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज, पोरीफेरा, प्रोटोजोवा, कई सारे संघ आपने पढ़ा होगा, सिलेंट्रेटा जैसे कई अलग अलग संघों के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा मुख्य रूप में एकाइनोडर्मेटा समूह के प्राणी जो है वो विशेष रूप से कहाँ रहते हैं? तो समुद्री में रहते हैं। ये सभी समुद्री जीव होते हैं। अगले सवाल का आते हैं। अगला सवाल है कि सबसे अधिक विविधता किसमें पाई जाती है। तो सबसे अधिक विविधताओं की बात करें तो वो लैंगिक जनन में सबसे अधिक विविधता देखने को मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे ये भी जंतु जगत संघ का ही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा।
आर्थ्रोपोडा की बात करें तो यह शरीर में 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष और उदर। ठीक है, याद रखिएगा इसमें से रुधिर परिसंचारी तंत्र जो होते हैं वो खुले प्रकार का होता है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ट्रेकिया गिल्स, बुक लंग्स सामान्य सतह पर श्वसन अंग होता है इसमें से। इसका उदाहरण भी हम लोग आगे बात करेंगे। यह मुख्य रूप में अगर देखा जाए ना, जो भी आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होते हैं इसमें ये प्रायः क्या होता है कि एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। ठीक है, ये सभी जो वो इसके विशेष जो क्या याद रखिएगा, ये प्रायः एक लिंगी होते हैं एवं निषेचन जो वो शरीर के अंदर ही होता है। क्या क्या उदाहरण के स्वरूप में पूछा जा सकता है? तो उदाहरण यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि तिलचट्टा किस संघ का है। तिलचट्टा आपने पढ़ा होगा, है ना, तिलचट्टा की बात करें। उसके बाद झींगा मछली आपने पढ़ा होगा, केकड़ा आपने पढ़ा होगा, है ना, केकड़ा। उसके अलावे और भी कई सारे उदाहरण हैं, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी, ये सभी जो होते हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ के ही अंतर्गत आते हैं। आइए कुछ विशेषता देखते हैं इनकी। कीटों में मुख्य रूप में क्या होता है कि 6 पैर और 4 पंख होते हैं। 6 पाद यानी 6 पैर होते हैं, इनमें से 6 पैर होते हैं यानी जिसको पाद पढ़ा जाता है, और 4 पंख होते हैं। एक और सवाल पूछा जाता है कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो यह भी सवाल कई बार पूछा गया। तो कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी चीज़ें सवाल यहाँ से कई बार जो वो पूछा जाता है, ये सभी सवालों को आपको जरूर ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा डी। बर्फ का पानी पर तैरने का कारण क्या है। तो बर्फ जो है वो पानी पर तैरता क्यों है, तो कम घनत्व के कारण से। बता दें कि पानी, मान लेते हैं कि किसी बर्तन में यहाँ पे पानी रखा हुआ है, यहाँ पे पानी रखा हुआ है, कोई वस्तु अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई वस्तु यहाँ पे डूब गया, तो हम बोलेंगे इस वस्तु का घनत्व जो है वो जल के घनत्व से अधिक है। जबकि एक बर्फ का टुकड़ा अगर रखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये पानी में तैरने लगता है। तो बता दें कि ये कितनों ही भारी क्यों ना हो, लेकिन इसका घनत्व अगर पानी से कम है तो वो क्या होगा कि पानी में तैरेगा। ठीक है, तो ये घनत्व के कारण से होता है, निम्न घनत्व के कारण से ही जो पानी बर्फ जो वो पानी में तैरता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि एम कक्षा में समाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अब सेल मुख्य रूप में क्या है कि न्यूक्लियस, ये आपको केंद्रक यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है, ये 4 अलग अलग जो वो विभागों में बटा हुआ है। एनर्जी लेवल है, जो कि पहला लेवल इसका आता है के, एल, एम, एन। तो के से आप शुरुआत कीजिएगा, जिसमें से 2 होता है, के में 2, फिर 8, 18, उसके बाद 32। अब यहाँ पे पूछा किसका जा रहा है, एम कक्षा का। तो एम देखिए कहाँ पे है, तीसरा में, और तीसरा में कौन आता है, 18 आता है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ से आप इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा, 2, 8, 18 और 32, के, एल, एम और एन। ये जिसका भी पूछे यहाँ से आप सवाल का आंसर जो वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि ऑक्सीजन हार्मोन्स किस में पाया जाता है। ऑक्सीजन हार्मोन, माफ कीजिएगा, ऑक्सीजन हार्मोन किस में पाया जाता है। तो इसके बारे में कल हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीजन हार्मोन मुख्य रूप में पौधे में पाए जाते हैं, है ना। ये पेड़ पौधे के ही हार्मोन्स होते हैं, और ये मुख्य रूप में कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधों में देखने को मिलता है। अब सवाल उठता है कि आखिर में ये ऑक्सीजन हार्मोन होता क्या है ना, और इसका काम क्या होता है। ऑक्सीजन हार्मोन के अगर काम देखे जाए तो वो क्या होते हैं। तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछ लिया जाता है कि ये ऑक्सीजन हार्मोन और भी कई ऐसे हार्मोन हैं जो कि सभी पेड़ पौधे के हार्मोन्स होते हैं, है ना। तो इसके बारे में भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, यह मुख्य रूप में लंबाई नियंत्रण करने के लिए यह जो वो हार्मोन है जो कि पेड़ पौधे में होते हैं। ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि पेड़ पौधे का जो ऊपरी भाग होता है वो झुक जाता है या मुड़ जाता है, वो किस ऑक्सीजन के कारण से, तो वो किस हार्मोन के कारण से, तो ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से ही होता है ऐसा। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट आपको ध्यान रखने। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, मधुमक्खी के काटने से किसका प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खी के काटने पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें से बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बेकिंग सोडा का जो प्रयोग किया जाता है मधुमक्खी के काटने से। ठीक है, जबकि यहाँ पे डंक से जो होता है ये अलग कंसेप्ट है ना। इसके बारे में अलग कंसेप्ट है, इसके बारे में हम लोग बाद में कभी पढ़ेंगे डिटेल से। जब हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे, है ना। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना,
एक एक करके चैप्टर वाइज भी हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसको हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे और बहुत जल्द ही हम लोग जो वो शुरुआत करेंगे यहाँ पे। अभी हम लोग जो वो मिक्स एक प्रैक्टिस के लिए आपको 20 क्वेश्चन दिया जा रहा है। अगला सवाल है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति से प्राप्त होती है। तो न्यूटन की परिभाषा अगर बात करें तो न्यूटन के बल के नियम आपने पढ़ा होगा, है ना, 3 नियम इन्होंने दिया था। ठीक है, तो बल के 3 नियम में आपको पूछा जाएगा कि बल की परिभाषा कहाँ से आती है। तो बल की परिभाषा जो वो न्यूटन के पहले नियम से ये आता है निकल करके, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें से क्या बोला गया था कि कोई भी वस्तु तब तक उस स्थान से नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा जब तक उसमें कोई बाह्य बल जो वो ना लगे, है ना। तो इसके बारे में आपने तो अच्छे से पढ़ा होगा, न्यूटन की गति के तीनों नियम आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। अगला सवाल है, कौन जानवर अपना लिंग बदल सकता है। कौन जानवर अपना लिंग बदल सकता है। तो इसमें से ये आप पिक्चर के माध्यम से आप अच्छे से समझ लिए होंगे, ये कौन और जानवर नहीं, ये स्नेल जानवर है। क्या है, स्नेल्स जानवर है जो कि अपना लिंग जो वो बदल सकता है। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और हम लोग इसे घोंघी भी कहते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि साइटोकाइनिन का संबंध किससे है। साइटोकाइनिन का संबंध किससे है। तो साइटोकाइनिन का संबंध कोशिका विभाजन से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में किसे रखा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में देखें तो कौन सा रखा गया है, तो किस तत्वों को रखा गया है। तो यहाँ पे 18वां समूह आप देख सकते हैं, ये है। ठीक है, इस तरह से जो होता है इसे आवर्त कहा जाता है, इसे हम लोग आवर्त कहते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आवर्तों की संख्या 7 है, ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। यहाँ से भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं। ठीक है, और समूह अगर पूछे तो 18 समूह है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 18वें समूह में किसे रखा गया है। तो इसमें से अगर सबसे लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो भी नोबेल गैस है ना, ये नोबेल गैस को जो वो अंतिम में रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा नोबेल गैस, जिसे अक्रिय गैस भी कहते हैं, है ना, अक्रिय गैस भी कहा जाता है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन छोड़ने वाला प्रथम जीव कौन है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन छोड़ने वाला प्रथम जीव कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया का आप ये पिक्चर देख सकते हैं। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ जो वो डाल दिया जाएगा, है ना। लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है। पौधे के नर प्रजनन अंग। तो यहाँ पे नर प्रजनन अंग में अगर बात किया जाए कि कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुंकेसर। पुंकेसर जो है वो क्या होता है, नर प्रजनन अंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर प्रजनन अंग, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। ये आपको सब चीज़ें ध्यान रखना है। यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा जो वो नर प्रजनन अंग है ना, महिला प्रजनन अंग है। यहाँ से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, है ना, ओव्यूल, बाह्य दल, परागकोश, पुंकेसर, ये सभी सवाल जो वो पूछे जाते हैं कि इनमें से किसका भाग है, कौन सा क्या है। यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जबकि जायांग, अंडप, ये सभी जो महिला प्रजनन अंग है। ठीक है, ये पेड़ पौधे के। अगला सवाल है कि ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर क्या उत्पन्न होता है। तो ऑक्सीजन को कार्बन पर जलाने के बाद में जो मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि परागन पाए जाते हैं। तो परागन कहाँ पे पाए जाते हैं। तो परागन पाए जाते हैं पराग कोश में। कहाँ पे पाए जाते हैं, तो परागन कहाँ पे पाए जाते हैं, परागन जो होते हैं वो पराग कोश में पाए जाते हैं। यहाँ से भी सवाल जो वो कई बार पूछा जाता है कि परागन जो वो मुख्य रूप में कहाँ पाए जाते हैं। तो पराग कोश में पाए जाते हैं, है ना। इस तरह के सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, परागन पराग कोश में पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एंथर आपको दिख रहा है, इसको अलग से जो है वो विभाजित किया गया, अलग से यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। बाकी का क्या स्टिग्मा होता है, स्टाइल क्या होता है, क्या ओवरी होता है, ओव्यूल्स किसे कहते हैं, ये सभी चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखना है। यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं। खास करके सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों में जो फूल का अंग होता है ना,
फूल से सवाल जो वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से। तो एक बार डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा इसको, जरूर यहाँ से सवाल जो वो पूछा जाता है हमेशा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले सवाल पे आते हैं। बिना निषेचन के फलों का विकास को किसने परिभाषित किया है? तो बिना निषेचन के फलों का विकास करने का काम जो किया था वो पार्थेनोकार्पी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्थेनोकार्पी ने। अगला सवाल है कि यह किसने खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होता है? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम आपने पढ़ा होगा, है ना। ऑक्टेव्स अगर आपने पढ़ा होगा, न्यूलैंड अरेंट एलिमेंट ऑफ ऑक्टेव्स, ये आपका देख सकते हैं, ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था। और जो कि बाद में समय समय पर अलग अलग, चाहे कह सकते हैं कि अलग अलग समय पर अलग अलग जो वो पीरियोडिक टेबल जो वो आता रहा है ना। चाहे वो त्रिक का सिद्धांत हो, चाहे वो अष्टक सिद्धांत हो, या तो बाद में जो भी आता है ना, मेंडलीफ का आवर्त सारणी आता है। उसके अलावा फिर जैसे जैसे यहाँ पे होता है समय के साथ में ये जो वो पीरियोडिक टेबल बदलता रहता है। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत। आज का आखिरी सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? इसका आंसर जो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल से आप ज़रूर जुड़ें। यहाँ पे आपको आने वाले टाइम पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आपको कवर करवाए जाएंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। एक बार मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।